हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का साइंस लेसन 3 हम पढ़ रहे थे। इस लेसन का नाम है उष्मा। इस चैप्टर के पार्ट 1 का वीडियो अपलोड हो चुका है। आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड क्लास 7 साइंस का प्लेलिस्ट भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पिछले वीडियो में हमने पेज नंबर 47 तक पढ़ा था। इसमें हमने एक क्रियाकलाप के बारे में पढ़ा था लास्ट में। तो पहले हम लोग क्रियाकलाप को देख लेते हैं। क्रियाकलाप है, एक मोमबत्ती जलाइए, अपने एक हाथ को लौ के ऊपर तथा दूसरे हाथ को लौ के बगल में रखिए। क्या आपके दोनों हाथ समान गर्मी का अनुभव करते हैं? यदि नहीं तो कौन सा हाथ अधिक गर्मी का अनुभव करता है, ऐसा क्यों? तो इन दोनों हाथों में से कौन सा हाथ ज़्यादा गर्मी का अनुभव करेगा और कौन सा हाथ कम गर्मी का अनुभव करेगा? इसी का आंसर यहाँ पर दिया गया है। एक सावधानी भी है यहाँ पे, मोमबत्ती से हाथ की दूरी बनाए रखिए जिससे कि जले नहीं। फिर इसके बारे में है, इसी क्रियाकलाप के बारे में, ऊपर की ओर वायु संवहन द्वारा गर्म होती है, ठीक है। इसलिए नली के ऊपरी सिरे के सामने वाला हाथ या मोमबत्ती की लौ के ऊपर वाला हाथ अधिक गर्मी का अनुभव करता है, जबकि लौ के अगल बगल की हवा गर्म हवा के ऊपर उठने पर स्थान ले लेती है। वह संवहन द्वारा गर्म नहीं होती है, इसलिए नली के निचले सिरे के समान वाले हाथ या मोमबत्ती की लौ के बगल वाले हाथ को अधिक गर्मी का अनुभव नहीं होता है। तो ये दोनों जो क्रियाकलाप दिया गया है इसी के बारे में कहा गया है कि वायु जो है वो संवहन के द्वारा गर्म होती है। तो संवहन का मतलब क्या होता है? वायु जो बहती है वो वायु ऊपर उठते जाता है और उसके जगह पे नीचे जो स्थान खाली होता है उसके जगह पे दूसरी वायु स्थान ले लेती है और जो हवा ऊपर गया वो ज़्यादा गर्म होता है और यहाँ पे नया हवा मतलब दूसरा हवा स्थान ले लेता है, जगह ले लेता है। तो इसीलिए ये वाला जगह कम गर्म होता है और ये वाला जगह ज़्यादा गर्म होता है। उसी तरह से इस क्रियाकलाप में भी है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि ऊपर वाला हाथ, लौ के ऊपर वाला हाथ अधिक गर्मी का अनुभव करता है, जबकि लौ के अगल बगल की हवा गर्म हवा के ऊपर उठने पर स्थान ले लेती है। वह संवहन द्वारा गर्म नहीं होती है, इसलिए नली के निचले सिरे के सामने वाला हाथ या मोमबत्ती की लौ के बगल वाला हाथ को अधिक गर्मी का अनुभव नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आपको क्रियाकलाप दिया गया है इसे हम फिर से समझते हैं कि संवहन क्या होता है। ये मोमबत्ती है, ये मोमबत्ती का लौ है और इसके बगल में एक हाथ रखा गया और एक हाथ इसके ऊपर रखा गया है। तो ये वाला हाथ अधिक गर्मी का अनुभव करेगा और ये वाला हाथ कम गर्मी का अनुभव करेगा, क्योंकि हवा जो चलती है वो हवा ऊपर उठते जाता है, ठीक है, और नीचे जो जगह खाली होता है उसका स्थान दूसरा हवा ले लेता है। तो नीचे वाला हवा ठंडा हवा होता है और ऊपर जो हवा उठता है वो गर्म होता है। इसीलिए ये वाला हाथ अधिक गर्मी का अनुभव करता है और ये वाला हाथ कम गर्मी का अनुभव करता है। वायु के संवहन को ही यहाँ पर थल समीर और समुद्री समीर के द्वारा समझाया गया है। समीर का मतलब होता है हवा, थल का मतलब होता है धरती यानी कि जमीन, समुद्री यानी कि समुद्र। दोनों तरह के हवा के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तटीय क्षेत्रों यानी कि समुद्र के किनारे, तटीय क्षेत्रों के लोग प्रतिदिन एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल यानी कि धरती जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाती है, तो स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी हवा स्थल की ओर बहती है, अतः शाम को समुद्र की ओर से जोड़ की हवाएं चलती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म हवा ऊपर से समुद्र की ओर बह जाती है। समुद्र की ओर से आने वाली हवा को समुद्री समीर कहते हैं। समुद्र की ओर से आने वाली हवा को समुद्री समीर कहते हैं। समुद्री समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं ये स्थल है यानी कि धरती और ये है समुद्र। तो स्थल का जो वायु होता है यानी कि हवा जो होता है, धरती का जो हवा होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है। जब स्थल का हवा ऊपर उठने लगता है तो समुद्र से जो वायु जाता है, आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे दर्शाया गया है। समुद्र से जो वायु बहता है वो इसका स्थान ले लेती है। जब स्थल का हवा ऊपर उठ जाता है तो समुद्र से जो वायु बहती है वो उस स्थान पर चला जाता है। इसीलिए तटीय क्षेत्र वाले लोग समुद्री हवा का लाभ लेने के लिए घरों की खिड़कियां समुद्र की ओर बनाते हैं। रात्रि में यह
प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए सुबह तक स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। यह थल समीर कहलाती है। तो रात में इसका उल्टा हो जाता है। रात में समुद्र का जल धीमी गति से ठंडा होता है और इसलिए सुबह में धरती की ओर से आने वाला ठंडी हवा समुद्र की ओर बहती है। तो इसी को हम कहते हैं थल समीर, यानी कि जो हवा स्थल की ओर से बहती है उसको हम थल समीर कहते हैं और जो हवा समुद्र की ओर से बहती है उसको हम समुद्री समीर कहते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों प्रकार की समीर का कारण संवहन ही है। तो ऐसा होता है संवहन के कारण। हम जाड़े के दिनों में धूप में बैठना पसंद करते हैं, क्यों? सूर्य से हम तक ऊष्मा किस प्रकार पहुँचती है? यह चालन अथवा संवहन द्वारा नहीं होता है। हम तक सूर्य से जो ऊष्मा पहुंचती है वो चालन या फिर संवहन के कारण नहीं होता है, क्योंकि इन दोनों प्रक्रमों से ऊष्मा प्राप्त करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या सूर्य और पृथ्वी के बीच कोई माध्यम है? अधिकांश भाग निर्वात हैं, यानी कि खाली हैं। वायु ऊष्मारोधी है। वायु क्या है? ऊष्मा का कुचालक है। अतः सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा आने का एक अन्य प्रक्रम विकिरण है। सूर्य से पृथ्वी तक जो रोशनी आती है, ऊष्मा जो आती है, वो विकिरण के कारण आती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम हो या ना हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए अंगीठी, हीटर, चूल्हे के पास यदि हम बैठते हैं तो गर्मी का अनुभव करते हैं। यह ऊष्मा हमें विकिरण द्वारा मिलती है। तो विकिरण के यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि अंगीठी, हीटर और चूल्हे के पास बैठना। चूल्हे के पास बैठने से क्या होता है? गर्मी का अनुभव करते हैं। चूल्हे की लौ से हटाने के बाद कोई गर्म बर्तन ठंडा होने के क्रम में अपने परिवेश में विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित कर देता है। चूल्हे से जब हम किसी गर्म बर्तन को हटाते हैं तो वो विकिरण के कारण ही ऊष्मा को स्थानांतरित कर देता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह भेज देता है। सभी गर्म वस्तुएं विकिरण द्वारा ऊष्मा छोड़ती या विकिरित करते हैं। यह विकिरण प्रकाश के किरणों के रूप में होता है जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। यह विकिरण जब किसी वस्तु से टकराती है तो कुछ भाग वस्तु द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और कुछ भाग परावर्तित हो जाता है तथा कुछ भाग पार हो जाता है। खिड़की में लगा कांच इसका उदाहरण है। तो खिड़की में लगे कांच से अगर प्रकाश टकराएगा तो क्या होगा? कुछ प्रकाश को यानी कि कुछ ऊष्मा को वो कांच अवशोषित कर लेगा और कुछ ऊष्मा यानी कि कुछ किरणें परावर्तित हो जाएगा, लौट जाएगा। किसी कांच लगी खिड़की के पास अपना हाथ रखिए जिससे होकर धूप अंदर आती है। क्या आप गर्मी का अनुभव करते हैं? यह ऊष्मा कांच को पार कर आपके हाथ को गर्मी दे रही है। ऊष्मा के अवशोषण के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है। विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए आवश्यक है कि अवशोषित करने वाली वस्तु निम्न ताप पर हो। कोई भी वस्तु ऊष्मा को तभी अवशोषित करता है जब वह निम्न ताप पर यानी कि कम ताप पर होता है। सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्र। अब हम वस्त्रों के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि हम गर्मियों में सूती और हल्के रंग के वस्त्र पहनना पसंद करते हैं और जाड़े में ऊनी तथा गहरे रंग के वस्त्र। क्यों? आइए इसका पता लगाएं। तो इसके लिए एक क्रियाकलाप दिया गया है। टीन के एक जैसे 2 डब्बे लीजिए। इनमें से एक के बाहरी पृष्ठ को काले रंग से तथा दूसरे डिब्बे के बाहरी पृष्ठ को उजले यानी कि सफ़ेद रंग से रंग दीजिए। दोनों डब्बों में समान मात्रा में जल भरकर दोपहर के समय 1 घंटे तक धूप में रख दीजिए। दोनों डिब्बों में भरे जल का ताप मापिए। क्या आप दोनों डिब्बों के जल के ताप में कुछ अंतर पाते हैं? किस डिब्बे का जल अधिक गर्म है? जल को छूकर भी आप इसका अनुभव कर सकते हैं। तो ज़्यादा गर्म होगा काले डिब्बे वाले जल का ताप। ठीक है, काले डिब्बे में जो जल होगा वो ज़्यादा गर्म होगा और उजले डिब्बे में जो जल होगा वो कम गर्म होगा। पूर्व के क्रियाकलाप में उपयोग में लाए जाने वाले डिब्बे को खाली कीजिए। पुनः दोनों में समान मात्रा में समान ताप का जल भरिए। दोनों डिब्बों को छाया में घर के अंदर 10 से 15 मिनट तक ठंडा होने दीजिए और दोनों का ताप मापिए या छूकर भी अनुभव कर सकते हैं। दोनों का जल समान रूप में ठंडा नहीं हुआ। क्यों? चलिए जानते हैं। इन क्रियाकलापों से आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदेह क्यों प्रतीत होता है, क्योंकि हल्के रंग का वस्त्र जो होता है वो ऊष्मा का अवशोषण कम करता है। ठीक है, यानी कि वो ज़्यादा गर्मी को अवशोषित नहीं करता है, यानी कि सोखता नहीं है। हल्के रंग का वस्त्र या फिर सफ़ेद रंग का वस्त्र
गर्मी को ज़्यादा नहीं सोखता है। और गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। गहरे रंग का जो वस्त्र होता है वो ऊष्मा का अवशोषण ज़्यादा करता है, यानी कि वो ज़्यादा गर्मी को सोखता है। तो इसीलिए हम जाड़े के मौसम में गहरे रंग के कपड़े वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। सफ़ेद तथा हल्के रंग के वस्त्र अधिकांश ऊष्मीय विकिरण को परावर्तित कर देता है। तो जो ऊष्मा होता है वो सफ़ेद या फिर हल्के रंग के कपड़े उसको ज़्यादा अवशोषित नहीं करते हैं, और जो भी गर्मी आती है उसको वो लौटा देते हैं। मतलब कम ऊष्मा का अवशोषण करके और ऊष्मा को लौटा देते हैं। इसलिए गर्मियों में सफ़ेद तथा हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदेह लगते हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण यानी कि गर्म बनाए रखते हैं। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊन ऊष्मारोधी है। ऊन क्या होता है? ऊष्मारोधी होता है, मतलब ऊष्मा का कुचालक होता है। इसलिए अतिरिक्त ऊन के रेशे के बीच वायु रहती है जो हमारे शरीर से ऊष्मा को परिवेश में विकृत होने से रोकती है, अतः हमें उष्णता का अनुभव होता है। अधिक सर्दी में हम एक मोटे कंबल की जगह 2 अपेक्षाकृत पतले कंबलों को एक के ऊपर दूसरे को डालकर ओढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि दोनों कंबलों के बीच वायु की परत है। तो ठंड के मौसम में हम क्या करते हैं, एक कंबल के बजाय हम 2 कंबल ओढ़ना पसंद करते हैं। इससे क्या होता है, अधिक गर्मी का अनुभव होता है, क्योंकि 2 कंबलों के बीच वायु की परत होती है। और वायु क्या होता है? वायु ऊष्मा का कुचालक होता है, तो इसलिए वो गर्मी को बाहर नहीं जाने देता है। तो इसलिए हमें ज़्यादा गर्मी का अनुभव होता है। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम इस चैप्टर का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि हमने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा। हम छूकर किसी वस्तु के तापमान की पक्की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। हम किसी वस्तु को छूकर उसका एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं बता सकते हैं। तापमान जानने के लिए थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म से ठंडी वस्तु की ओर होता है। ठीक है, ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है? गर्म से ठंडी वस्तु की ओर होता है। मानव शरीर का तापमान डॉक्टरी थर्मामीटर से मापा जाता है। वस्तुओं का तापमान प्रयोगशाला थर्मामीटर से मापा जाता है। ऊष्मा का स्थानांतरण चालन, संवहन एवं विकिरण द्वारा होता है। ऊष्मा का स्थानांतरण 3 तरीके से होता है, चालन द्वारा, संवहन द्वारा और विकिरण द्वारा। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन इसमें हैं। चलिए इन सभी क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऊष्मा चालक और ऊष्मा रोधी में क्या अंतर है? इसका आंसर है, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं, जैसे कि लोहा, तांबा, एल्युमिनियम आदि। ऊष्मा चालक और ऊष्मा रोधी के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले पिछला वीडियो देख लीजिएगा। तो ये हमने देखा ऊष्मा चालक के बारे में। अब है यहाँ पे ऊष्मा रोधी। जो पदार्थ ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपने से होकर नहीं जाने देते उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं, और ऊष्मा कुचालक को ही हम ऊष्मा रोधी भी कहते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, लकड़ी, रबर आदि। तो ये सब क्या है? ऊष्मा रोधी है, यानी कि ऊष्मा का कुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टरी थर्मामीटर एवं प्रयोगशाला थर्मामीटर के कार्य एवं बनावट बताइए। पहले हम डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में देख लेते हैं। तो इसको भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। मैंने आपको थर्मामीटर भी दिखाया था, डॉक्टरी थर्मामीटर मैंने आपको दिखाया था, उसी से मैंने आपको समझाया था डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में। और प्रयोगशाला थर्मामीटर आपके बुक में चित्र दिया गया है प्रयोगशाला थर्मामीटर का। डॉक्टरी थर्मामीटर आपको स्क्रीन पर भी साइड में दिख रहा होगा। तो ऐसा होता है डॉक्टरी थर्मामीटर, इसमें स्केल जो होता है वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में होता है। चलिए इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। हमारे शरीर का तापमान डॉक्टरी थर्मामीटर से मापा जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब बना होता है। बल्ब में पारा भरा रहता है। गर्म होने पर बल्ब का पारा बारीक नली की ओर फैल जाता है। यह एक पतली चमकीली धारी के रूप में दिखाई देता है। इस थर्मामीटर पर 1 या 2 मापक्रम यानी कि स्केल को ही हम मापक्रम कहते हैं। तो इसमें 1-2 मापक्रम भी होता है। उपयोग किए जाने वाला यह स्केल सेल्सियस को हम इस तरह से दर्शाते हैं, आप देख लीजिए, इस तरह से हम सेल्सियस को दर्शाते हैं, तथा फ़ारेनहाइट को हम इस तरह से लिखते हैं। तो
यह स्केल सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट में होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक या फिर 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ही माप सकते हैं। तो इसमें इतना ही मापक्रम होता है, यानी स्केल होता है। तो ये चीज़ हो गया आपका डॉक्टरी थर्मामीटर का। अब हम प्रयोगशाला थर्मामीटर के बारे में देखेंगे। प्रयोगशाला थर्मामीटर का चित्र भी आपको साइड में दिख रहा होगा। प्रयोगशाला थर्मामीटर को हम इंग्लिश में कहते हैं लैब थर्मामीटर। तो प्रयोगशाला में ताप मापने के लिए काम में लाए जाने वाले थर्मामीटर को प्रयोगशाला थर्मामीटर यानी कि लैब थर्मामीटर कहते हैं। यह थर्मामीटर बड़े आकार का होता है। जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है वो प्रयोगशाला थर्मामीटर से छोटे आकार का होता है। प्रयोगशाला थर्मामीटर क्या होता है? बड़े आकार का होता है और चौड़ा होता है। इस थर्मामीटर का परिसर 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। प्रयोगशाला थर्मामीटर पर मापक्रम यानी कि स्केल होता है। यह स्केल सेल्सियस में होता है। इस थर्मामीटर से हम किसी वस्तु का तापमान तभी नोट कर सकते हैं जब यह थर्मामीटर उस वस्तु में डूबा हो या स्पर्श करता हो। तो डॉक्टरी थर्मामीटर में क्या होता है, हम डॉक्टरी थर्मामीटर को अपने आर्मपिट में या फिर जीभ के नीचे लेकर उसका ताप मापते हैं, फिर उसको निकाल कर उसका तापमान देखते हैं। लेकिन प्रयोगशाला थर्मामीटर में ऐसा हम नहीं कर सकते। जिस भी वस्तु का ताप हमें मापना होता है तो उस वस्तु में उस थर्मामीटर को डुबोए रखना पड़ता है, ठीक है। और जब तक हम उस वस्तु में थर्मामीटर को डुबा कर रखेंगे या फिर उसको स्पर्श करके रखेंगे तभी हम उसका तापमान नोट कर सकते हैं, तभी हम उसका तापमान देख सकते हैं। जैसे ही हम लैब थर्मामीटर को उस वस्तु से बाहर निकालेंगे तो उसका पारा तुरंत नीचे चला आएगा, तो इससे हम उसका तापमान नहीं देख सकते। तो तापमान देखने के लिए हमें उस थर्मामीटर को वस्तु में डुबाकर या फिर उसे स्पर्श करके रखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में है, सर्दियों में एक मोटे कपड़े की अपेक्षा उसी मोटाई के कई परतों वाला वस्त्र अधिक गर्मी प्रदान करता है, क्यों? चलिए इसका आंसर देखते हैं। सर्दियों में एक मोटे कपड़े की अपेक्षा उसी मोटाई के कई परतों वाला वस्त्र अधिक गर्मी प्रदान करता है क्योंकि कई परतों के बीच वायु भी उपस्थित रहती है। वायु ऊष्मा का कुचालक है, इसलिए वायु शरीर की गर्मी को बाहर निकलने नहीं देता है और शरीर में गर्मी बनी रहती है। तो ये चीज़ हमने अभी भी पढ़ा था, चैप्टर के लास्ट में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, गर्म जलवायु वाले जगहों पर घरों को उजले रंग से रंगने की सलाह क्यों दी जाती है? इसका आंसर होगा, गर्म जलवायु वाले जगहों पर घरों को उजले रंग से रंगने की सलाह दी जाती है क्योंकि उजला ऊष्मा का अवशोषण कम करती है, जिसके कारण घर अधिक गर्म नहीं होता है। सफ़ेद रंग या हल्का रंग गहरे रंग की तुलना में ऊष्मा यानी कि गर्मी का अवशोषण कम करती है, ठीक है। सफ़ेद या फिर हल्का रंग जो होता है वो ऊष्मा का अवशोषण गहरे रंग की तुलना में कम करती है, यानी कि गहरे रंग का जो कपड़ा होता है या फिर गहरा रंग का पेंट वगैरह जो होता है वो गर्मी का अवशोषण ज़्यादा करता है। तो इसीलिए गर्म जलवायु वाले जगहों पर घरों को उजले रंग से रंगने की सलाह दी जाती है ताकि घर ठंडा रहे, घर में ज़्यादा गर्मी ना लगे। ये सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया। 5 नंबर में है, कॉलम क से कॉलम ख के शब्दों का मिलान कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन तो इसमें पहले से ही बनाया गया है और यहाँ पे बिल्कुल सही बनाया गया है, गलत नहीं है। गहरे रंग के कपड़े को हम सर्दियों में पहनना पसंद करते हैं और हल्के रंग के कपड़े को हम गर्मियों में पहनना पसंद करते हैं। और समुद्री समीर के बहने का समय है दिन में और थल समीर के चलने का समय है रात में, ठीक है। तो ये वाला बिल्कुल सही है, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर है 6 नंबर का क्वेश्चन, सही उत्तर पर सही चिन्ह लगाएं। क्वेश्चन है, 1 लीटर जल जिसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो तथा 1 लीटर जल जिसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो को आपस में मिला दें तो पूरे जल का तापमान होगा। तो हम 2 बर्तन में 2 तरह का जल लेते हैं, एक जल जिसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है और एक जल जिसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब हम दोनों जल को मिला देंगे तो पूरे जल का तापमान कितना होगा। तो ऑप्शन है यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस से कम, पहला ऑप्शन 10 डिग्री सेल्सियस से कम, दूसरा है 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक,
तीसरा है 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ये वाला जो आपको यहाँ पे टिक लगाया गया है ये वाला गलत है, ठीक है। तो इस जल का तापमान कभी भी 40 डिग्री से अधिक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे दूसरे जल का तापमान 40 डिग्री ही दिया गया है, 40 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम दोनों जल को मिला भी देंगे तो इसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच। जब हम इन दोनों जलों को मिला देंगे तो इसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच ही होगा, ठीक है। चलिए सेकेंड नंबर में है, बर्फ़ में लकड़ी का चम्मच डाला जाए तो, बर्फ़ में अगर हम लकड़ी का चम्मच डाल देंगे तो क्या होगा। चालन के कारण दूसरा सिरा ठंडा हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि चालन के कारण लकड़ी का दूसरा सिरा ठंडा हो जाएगा, तो नहीं। चालन के कारण गर्म हो जाएगा, तो इसका भी नहीं होगा। कुचालक होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सुचालक होने के कारण ठंडा हो जाएगा, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा गौ। कुचालक होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि लकड़ी क्या होता है, कुचालक होता है। जैसे कि आपने किसी बर्तन में थोड़ा सा जल लिया और उसमें लकड़ी का चम्मच आपने डाल दिया, तो लकड़ी का एक सिरा जल में है और दूसरा सिरा ऊपर है, ठीक है, दूसरा सिरा पानी के बाहर है, तो लकड़ी का दूसरा सिरा गर्म नहीं होगा, क्योंकि लकड़ी जो है वो उष्मा का कुचालक है। तो इसी तरह जब आप लकड़ी के चम्मच को बर्फ़ में डाल देंगे तो लकड़ी का चम्मच ठंडा या फिर गर्म नहीं होगा, क्योंकि वो कुचालक है, तो इसीलिए उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म जल में 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म लोहे की छड़ को डालने से, ऑप्शन है छड़ का तापमान बढ़ जाएगा, पानी का ताप बढ़ जाएगा, दोनों का ताप बढ़ जाएगा, या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म लोहे की छड़ को डालने से दोनों का ताप एक समान है। इसका भी गर्म जल का ताप भी 20 डिग्री सेल्सियस है और गर्म लोहे की छड़ का ताप भी 20 डिग्री सेल्सियस है। तो जब हम जल में लोहे को डाल देंगे तो उसका तापमान ना बढ़ेगा और ना ही घटेगा, यानी कि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, ये वाला गलत है। दोनों का ताप नहीं बढ़ेगा, किसी का ताप नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उष्मा का स्थानांतरण जो होता है वो ज़्यादा ताप से कम ताप में होता है। तो इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों का तापमान एक जैसा है। इसका भी 20 डिग्री सेल्सियस है और इसका भी 20 डिग्री सेल्सियस है, तो इसीलिए दोनों के तापमान पे, दोनों के टेम्परेचर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो गाइज, आज का ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने क्लास 7 साइंस का चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है गति एवं समय। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।